जय हिंद। इस वीडियो के अंदर हम मोहम्मद बिन तुगलक को समझने वाले हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का टॉपिक हम पहले शुरू कर चुके हैं, पर इस वीडियो को मतलब उसके बाद का टॉपिक बचा हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम उसको समझेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक त्यौहार में होली मनाता था। अच्छी बात है, होली मनाना चाहिए, पर जो एंटी हिंदू लोग थे या फिर आप कह सकते हैं जो नॉन हिंदू लोग थे, उनका कहना था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक इस्लामिक शासक है और इस्लामिक शासक है इसीलिए उसको हिंदुओं के त्यौहार नहीं मनाने चाहिए। खैर, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो अपना उस समय उसको सॉल्व कर लिए थे। उसी समय में मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर एक ट्रैवलर आया, उसके दरबार में एक ट्रैवलर आया जिसका नाम था इब्न बतूता। ये 7,000 किलोमीटर दूर मोरक्को से आया था। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में है, वहाँ से पैदल चलते हुए इब्न बतूता आया था, भारत में आया। और ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था अन्य देशों को देखने में, अन्य समुदायों को समझने में, इसीलिए भारत पहुंचा, भारत के संस्कृति को समझने के लिए। और इसकी यह योग्यता को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी का मतलब जज होता है। जब जैसे ही इब्न बतूता दिल्ली का काजी बना, इसने डाक व्यवस्था को और ज़्यादा सुधार करना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के अंदर इब्न बतूता को दूत बना करके भेजा, क्योंकि उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के पास कोई बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान तो था, 22 से 23 भाषा का अच्छा जानकार था। पहले वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा अच्छा था पढ़ने लिखने में, पर क्योंकि वो राजा है, वो दूत बन करके नहीं जा सकता। इब्न बतूता को चीन के अंदर दूत बना करके भेजा, यह कहने के लिए कि आप भैया हमारा जो प्रांत है उसके ऊपर हमला मत कीजिए, हमको शांति से जीने दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की। जौनपुर एक ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िला के निकट है। जौनपुर जब तुगलक वंश था, खासकर जब फिरोज तुगलक था, उस समय जौनपुर पढ़ाई का बहुत बड़ा गढ़ था। आज भी जौनपुर के अंदर पॉलिटेक्निक के अच्छे क्या हैं, हॉस्टल हैं। हॉस्टल तो खैर एक ही है, वहाँ पे अच्छे कॉलेज हैं किसके, पॉलिटेक्निक के लिए। इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ अच्छी चीज़ें जौनपुर के अंदर है। जब मोहम्मद बिन तुगलक राज शासन में था, तब 1336 ईसा के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर पहले तो दिल्ली सल्तनत के अधीन आता था, पर हरिहर एवं बक्का, माफ़ कीजिएगा, हरिहर एवं बक्का ये दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर एक बड़ा साम्राज्य था, इसी की कॉपी करके बहमनी साम्राज्य भी दिल्ली से अलग हो गया। 1347 में बहमनी साम्राज्य भी किससे अलग हो गया, दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया और अपना एक देश बनाया। ठीक है, अब देखिए, बहमनी साम्राज्य और जब विजयनगर साम्राज्य अलग हुए, वैसे करते करते जो मोहम्मद बिन तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत का जितना बड़ा लैंड था, धीरे धीरे छोटा होने लगा। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा राजा था जिसके समय में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा एरिया भी रह चुका है, और उसी के समय से दिल्ली सल्तनत टूटना भी शुरू हो चुका है। क्योंकि जब जैसे ही विजयनगर साम्राज्य अलग हुआ, वैसे ही जो मंगोल लोग थे, कौन था वहाँ उस समय, तैमूर लंग था। तैमूर लंग ने अफ़गानिस्तान के ऊपर आक्रमण किया, अफ़गानिस्तान को भी धीरे धीरे जीतने लगा और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत जो है काबू से बाहर जाने लगी। काबू से बाहर जाने लगी मतलब वो धीरे धीरे टूटने लगी। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज तुगलक, उसके बाद राजा बना फिरोज तुगलक। देखिए, जो फिरोज तुगलक का एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, मुझे तो देख के लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हूँ। तो एक काम कर, इसको रफ करके जो मैं आपको समझाऊंगा वो ऊपर लिख दूंगा। चलिए, फिरोज तुगलक फिरोजपुर की स्थापना किया। अब ये फिरोजपुर क्या लिखना ऊपर, इसने 300 शहर और 1200 बगीचे बनाए। ठीक, ये तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसने नहर का जाल बनवाया। नहर का जाल किसने बनवाया,
फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को हम फिरोज शाह तुगलक के नाम से भी जानते हैं। फिरोजपुर बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि आज चर्चे में रहती है। फिरोजपुर से जो लोकल जो ट्रेन होती है इंडियन रेलवेज़ की, वो एक सेंटर है जहाँ से भारत के अन्य राज्यों के लिए, अन्य सिटीज़ के लिए बहुत सारी ट्रेन चलती है। फिरोज तुगलक ने 300 शहर बसाए और 1200 बगीचे बनवाए। देखिए, किसी शहर के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट करना ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, पर किसी अनडेवलप जगह को एक सिटी बनाना ये ज़्यादा काम करता है। अब जो मुंबई है वहाँ पे 2 से 3 गुना ज़्यादा लोग हैं, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। पर अभी कोई जैसे गांव का एरिया है, उस गांव के एरिया के अंदर ज़्यादा ट्रेड वगैरह करा के उसको भी एक शहर बना देना चाहिए। और अगर नए शहर भारत के अंदर बनेंगे तो वो भारत के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा जो पहले के बसे हुए शहर हैं वही ज़्यादा डेवलप करते जाएंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। और देखिए, इसने कोटला किला बनवाया। कोटला किला किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। कोटला किला तुगलकाबाद के अंदर ही है। इसी कोटला किला के नाम के ऊपर एक क्रिकेट स्टेडियम था, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम या फिर कोटला स्टेडियम। उस कोटला स्टेडियम का फ़िलहाल नाम चेंज हो गया है, अरुण जेटली स्टेडियम। क्या नाम हो गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। इसकी जो माँ थी वह सोनार थी। किसकी माँ सोनार थी? फिरोज तुगलक की माँ सोनार थी। और क्योंकि इसकी माँ सोनार थी, अब जो मुस्लिम लोग होते हैं या फिर अन्य धर्म के जो लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा सोना वगैरह नहीं पहनते, पर हिंदू धर्म के अंदर ज्वेलरी इज़ वेरी प्रीशियस। वी हैव टू वियर ज्वेलरी, वी हैव टू अर्न ज्वेलरी। इसीलिए फिरोज तुगलक के समय में विरोध हुआ, धार्मिक विरोध आप कह सकते हैं इसे। लोग कहने लगे जो मोहम्मद बिन तुगलक था होली बना रहा था, वो तो गलती कर ही रहा था। उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक की माँ सोनार है, नुकसान करा रही है इस्लामों का। और जो फिरोज तुगलक था ये हिंदू जो ग्रंथ थे उसका अनुवाद करा रहा था। अनुवाद का मतलब ट्रांसलेशन होता है। हिंदू ग्रंथ उर्दू फारसी भाषा के अंदर जो फिरोज शाह तुगलक था, जो ग्रंथ थे उसका अनुवाद करा रहा था उर्दू और फारसी भाषा के अंदर। तो लोग जो थे इससे असंतोष की भावना लोग के अंदर निर्माण हो गई। जो लोग थे वो राजा के खिलाफ जाने लगे, क्योंकि देखिए जो धार्मिक आंदोलन होते हैं उसको तो आप दबा भी सकते हैं आराम से आजकल के युग में, पर जो पहले धार्मिक आंदोलन होते थे वो भयंकर रूप ले लेते थे। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को गुस्सा आया, क्योंकि उसकी जनता ही उससे खुश नहीं थी। जिसके लिए वो काम कर रहा था वही जनता उसका विरोध कर बैठी। इसीलिए यह बताने के लिए कि वो किसी धर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा, जो अच्छी किताबें हैं उसका अनुवाद करा रहा है ताकि विदेश के लोग भी उसको पढ़ सके। अब पर लोग जो थे वो समझने को तैयार नहीं थे, तो इसने गुस्से में आकर के जो ब्राह्मण थे उन लोग के ऊपर जजिया थोक दिया। पहले जो जजिया लगता था वो ब्राह्मण को छोड़ करके अन्य जातियों पे लगता था, पर यह दिखाने के लिए कि वो किसी धर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा फिरोज शाह तुगलक, इसीलिए उसने ब्राह्मणों पे जजिया लगा दिया। जजिया एक नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम टेक्स्ट होता है। अब जो इस्लामिक लोग थे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला, पर जो हिंदू लोग थे उनके अंदर अब असंतोष की भावना निर्माण हो गई, क्योंकि जो इसने उर्दू फारसी के अंदर अनुवाद कराया है वो भारत के लोग तो पढ़ेंगे नहीं, विदेश के लोग पढ़ेंगे। अब जो फिरोज शाह तुगलक था ये दोनों तरफ से परेशान था। इस्लामिक लोग इसकी बात का सहमत करने लगे, इसको सपोर्ट करने लगे, तो जो हिंदू लोग थे वो लोग इसका विरोध करने लगे। खैर होता रहता है ऐसा,
जब ये था तब शिक्षा का गढ़ क्या था भारत पे? जौनपुर था। जब मगध का उत्कर्ष चल रहा था उस समय भारत का गढ़, या फिर आप कह सकते हैं पूरी दुनिया का पढ़ाई का गढ़ मगध था। और उस मगध में नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, नाहर का जाल हो गया, कोटला किला हो गया, अनुवाद हो गया, ब्राह्मणों पे जजिया भी हो गया। अब हम देखेंगे शिक्षा का सिराज। शिक्षा का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। सिराज मतलब होता है सिर, तो शिक्षा का पूरा सिर भारत का क्या था? जौनपुर था। इसीलिए जौनपुर को हम शिक्षा का सिराज कहते हैं। अब एक कमाल की बात है, जब फिरोज शाह तुगलक राज शासन में था तब उसके पास 1.8 लाख गुलाम थे। कितने गुलाम थे? 1,80,000 गुलाम थे। किसके पास? फिरोज शाह तुगलक के पास। अब 1,80,000 अगर कहीं भाग गए तो भी तो दिक्कत है, इतने सारे लोग को संभालेगा कौन? तो इसने अपना एक संस्था बनाई जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। अच्छा बताइए, दीवान ए कोही किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान ए बंदगान किसने बनाया? उसी के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। इसने दारुल सफ़ा शुरू की। दारुल सफ़ा का अर्थ होता है कोई ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे बिना किसी फीस के कोई भी इलाज होता हो। आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज तो फ्री में होता है, पर अगर कोई बड़ा ऑपरेशन करना हो, कोई भी बड़ी चीज़ करनी हो तो उसके अंदर भी पैसे लगते हैं। पर उस समय 1 रुपये भी नहीं लगते थे, 1 भी रुपया नहीं लगता था। ठीक है, अब इसने जो अशोक के अभिलेख थे, देखिए अशोक ने अपने बहुत सारे अभिलेख करवाए थे। पत्थर के ऊपर स्टोन इंस्क्रिप्शन आप उसे कह सकते हैं। अशोक के जगह जगह पर स्टोन इंस्क्रिप्शन थे और उस स्टोन इंस्क्रिप्शन को एक जगह एकत्रित करने का काम किया फिरोज शाह तुगलक ने। उसने सारे अभिलेखों को दिल्ली लेके आया। ठीक, अशोक के अभिलेखों को दिल्ली कौन लेकर आए? फिरोज शाह तुगलक लेके आए। इसने हज के लिए लोगों को पैसा देना शुरू किया। हज, देखिए जो मुस्लिम लोग होते हैं वो लोग हज करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दुबई जाते हैं, मतलब सऊदी अरब जाते हैं। पर हज का एक रूल है। वो हज का रूल ऐसा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को हज करने जाना चाहता है तो वो खुद के पैसे से जाएगा। वो किसी का कर्जा लेकर के नहीं जाएगा। अगर उसने किसी का कर्जा पहले किसी अन्य काम के लिए लिया होगा तो उस कर्जे को निपटा करके बिना कर्जा का जब एकदम अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा वो व्यक्ति, तब वो हज करने जा सकता है। पर जो फिरोज शाह तुगलक था ये तो इस्लामिक परंपराओं का विरोध करने लगा एक तरह से, क्योंकि इसने हज के लिए पैसा दे दिया। पर अब लोग भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि हज करना तो ज़रूरी है, तो वो हज करने चले जाते थे। इसने अपनी आत्मकथा लिखी है और वहीं से आत्मकथा लिखना शुरू भी हुआ था। हालांकि पहले ऋषि मुनि लिखते थे आत्मकथा, पर आधुनिक इतिहास के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने आत्मकथा कराना शुरू किया था। इसी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक ख़त्म होते हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हुई हो, पर नहीं होगी, शायद उतनी भी लंबी नहीं हुई होगी। और दूसरी बात, 2-3 दिन बाद ये वीडियो आई है, उसके लिए अफसोस जाहिर करते हैं। इसका आप रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद।